हेलो। इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है व्हाट इज़ अ जावा वर्चुअल मशीन एंड डिफरेंशिएट जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो सबसे पहली बात तो जावा वर्चुअल मशीन होती क्या है। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर टू रन अ जावा प्रोग्राम, और हम कह सकते हैं दैट इट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट इन जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब अपने आपके प्रोग्राम, आपके जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। और जो जावा वर्चुअल मशीन होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है विच मेक्स योर जावा कोड ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। JVM इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि जावा इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है। एक तो ये हो गई बात कि जावा वर्चुअल मशीन है क्या। अब अगर बात करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या है JRE और JVM का, तो जो JVM की इम्प्लीमेंटेशन होती है उसी को बोलते हैं JRE। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM इज नोन एज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है। अब देखते हैं JVM के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं बेसिकली। JVM के 4 मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले कोड को लोड करना, इट लोड्स द कोड, देन वेरीफाइज द कोड, एग्जीक्यूट्स द कोड एंड प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ये 4 इसके टास्क हैं, फीचर्स हैं जो JVM परफॉर्म करता है। कोड को लोड करना, वेरीफाई करना, एग्जीक्यूट करना और रन टाइम एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना। ठीक है। तो अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे क्या होता है। अब हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की बात करें, इट इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर पैकेज। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है दैट प्रोवाइड्स लाइब्रेरीज, जो जावा की क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, प्लस JVM। मतलब एक पूरा पैकेज है जो JVM और क्लास लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करता है। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं दैट JRE एक तरह का पैकेज है पूरा। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये पूरा एक JRE है तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। इसके अंदर एक तो होगा JVM, जावा वर्चुअल मशीन, प्लस और क्या होगा, और होगा जावा की क्लास लाइब्रेरीज। दैट इज JRE। ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट JRE इज अ सुपर सेट ऑफ JVM। इट इज अ सुपर सेट ऑफ JVM। अब JVM के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया कि JVM होता क्या है, बट JVM का एक्चुअल यूज़ होता किस स्टेज पे वो देखते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करते हो, आप एक .java का प्रोग्राम लिखते हो। ठीक है। जावा प्रोग्राम लिखते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, जावा के कंपाइलर से बाइट कोड जनरेट करते हो। ठीक है। हेयर इट इज़ द कंपाइलर। अब बाइट कोड से जो मशीन कोड बनना है वो काम करता है JVM। मशीन कोड, और इस स्टेज पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है JVM। बाइट कोड से मशीन कोड के टाइम पे, मशीन कोड बनने के बाद तो आपको सिंपल CPU से आउटपुट मिलता है। इस टाइम पे JVM प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन कि जावा वर्चुअल मशीन होती क्या है एंड JVM और JRE में बेसिक डिफरेंस क्या है। नाउ लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि है डिफ्रेंशिएट बिटवीन और एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ बाइंडिंग इन जावा। 2 टाइप की बाइंडिंग इन जावा को एक्सप्लेन करना है, स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग को। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट की फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आंसर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग क्या है, इन
इन दिस द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम। अगर कंपाइलेशन के टाइम पे पता लग जा रहा है हमें कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे उसे स्टैटिक बाइंडिंग। अगर हमें पता लग रहा है एट रन टाइम तो कहेंगे हम उसे डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, सो अब इनके एग्जाम्पल्स हम बताएंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं इसके। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। तो अगर मैं बना रहा हूँ एक अपना प्रोग्राम, एक क्लास में बनाता हूँ क्लास ABC। इस क्लास में एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, लेट अस से प्राइवेट फंक्शन बनाते हैं। सो प्राइवेट वॉइड m1 system.out.println मेथड m1, ऐसे सिंपल सा कुछ प्रिंट करा देते हैं। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, इसके अंदर सिंपल इस क्लास का ऑब्जेक्ट, सो ABC A1 इज इक्वल्स टू न्यू ABC, और A1 से मेथड m1 कॉल कर देते हैं। सो A1 डॉट m1। अब ये सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा है हमने, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये स्टैटिक बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि कंपाइलेशन के टाइम पे ही पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस टाइप का है, क्लास ABC टाइप का है। तो कौन सा वाला मेथड कॉल होगा? सिंपल ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। सो दैट इज स्टैटिक बाइंडिंग। हमें कंपाइलेशन के टाइम पे पता लग रहा है किस टाइप का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। अब देखते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। अब डायनेमिक बाइंडिंग जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हो इसको, डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं इसको। ये जनरली यूज़ होती है जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो कैसे, लेट अस अगेन क्रिएट अ क्लास ABC। इस क्लास के अंदर भी एक मेथड हम बना लेते हैं वॉइड m1। कुछ इसकी डेफिनेशन होगी, ये क्लास बंद कर दी। एक और क्लास बनाओ, क्लास लेट अस से XYZ, जो ABC क्लास को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, अगेन इसके अंदर भी एक हम मेथड बनाते हैं सेम नाम से m1, और इसकी भी कुछ डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे एक तो आपने देख लिया कि मेथड ओवरराइडिंग भी यूज़ हो रहा है। नाउ लेट अस क्रिएट मेन मेथड। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। Now I am creating an object of type ABC. So ABC A1 is equals to new, बट मैं यहाँ पे ABC ना करके क्या कर रहा हूँ XYZ, और अब मैं कॉल कर रहा हूँ A1 डॉट M1 को। ठीक है, सो देखो ऑब्जेक्ट किस टाइप का बनाया, ABC टाइप का, बट रन टाइम पे पता लगेगा ये किस टाइप का है, इसमें किसका इंस्टेंस जा रहा है, XYZ का। सो दिस इज डायनेमिक बाइंडिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो डायनेमिक मेथड डिस्पैच। तो इसमें क्या हो रहा है कि रन टाइम पे आप जिस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो या जिस टाइप की क्लास के इंस्टेंस को आप इसके अंदर स्टोर करा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ये कॉल होगा। तो यानी अब A1 डॉट M1 से कौन सा कॉल होगा, ये वाला। अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता है इसकी जगह न्यू ABC, तो कौन सा कॉल होता, ये वाला। सो दैट इज डायनेमिक बाइंडिंग एंड स्टैटिक बाइंडिंग। सबसे पहले देखेंगे कि इवेंट डेलीगेशन मॉडल क्या होता है जो जावा के AWT में यूज़ होता है, और फिर देखेंगे कि गार्बेज कलेक्शन क्या है और जावा में इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो इवेंट डेलीगेशन मॉडल, और इवेंट डेलीगेशन मॉडल से पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है जावा में। सो इवेंट इज़ द चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और सोर्स। सो इट इज़ द चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और सोर्स, कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई सोर्स उसके अगर स्टेट में चेंज आएगा तो उसको हम बोलेंगे इवेंट। जैसे कि अगर आपने एक चेकबॉक्स लिया हुआ है AWT में और वो चेकबॉक्स पहले अनटिक है, अनसिलेक्टेड है, तो जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे जो उसकी स्टेट थी वो अनचेक से अब चेक हो गई, तो ये एक इवेंट हुआ। सो इवेंट इज़ द स्टेट चेंज इन द ऑब्जेक्ट और सोर्स।
और इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स द इवेंट, और इवेंट के होने पे क्या होगा उसको डिसाइड करता है। अब जावा में जो इवेंट हैंडलिंग होती है उसको हम बोलते हैं इवेंट डेलीगेशन मॉडल, जिसमें कि बेसिकली दो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है लिसनर। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, सोर्स क्या है? सोर्स वो ऑब्जेक्ट है जो इवेंट को कॉज करता है, इवेंट को अकर करता है, या जिसके कारण इवेंट होता है। सो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच इवेंट अकर्स, जैसे कि बटन, चेकबॉक्स, ये सब, या फिर जितने भी GUI कंपोनेंट्स हैं उन सब के ऊपर आप कह सकते हो। इवेंट लिसनर क्या होता है? ये एक हैंडलर होता है। सो इट इज़ एन हैंडलर एंड इट जनरेट्स रिस्पॉन्स टू द इवेंट। इवेंट के होने पे उसका जो रिस्पॉन्स है उसको हैंडल करता है। ठीक है, सो इवेंट डेलीगेशन मॉडल बेसिकली क्या है कि सोर्स जो इवेंट अकर कर रही है वो इवेंट के ऊपर क्या होना चाहिए उसको इवेंट लिसनर के पास भेज देती है। सो इससे क्या होता है कि जो आपका GUI है और जो आपका इवेंट हैंडलिंग का लॉजिक है वो सेपरेट हो जाता है। सो इवेंट डेलीगेशन मॉडल सेपरेट्स द GUI, that is graphical user interface logic or code, from event handling logic। कि बटन के क्लिक होने पे क्या हो रहा है, उससे एक बटन को जो डिज़ाइन कर रहा है या जो पूरा GUI डिज़ाइन कर रहा है उसको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर होता है वो अलग हो सकता है, और एक जो उसके बटन्स के क्लिक होने पे, चेकबॉक्स के क्लिक होने पे जो इवेंट हो रहा है उसका जो कोडर है, प्रोग्रामर है, वो अलग हो सकता है बाय द यूज़ ऑफ इवेंट डेलीगेशन मॉडल। अब होता कैसे है, जैसे कि सपोज हमारे पास एक बटन है, तो ये बटन तो क्या हो गई, ये सोर्स हो गया, और यहाँ पे हमारे पास एक जावा का कोड लिखा हुआ है। ये भी जावा का कोड ही होता है वैसे तो, बेसिकली मैं जावा के कोड को कह रहा हूँ जो कि इवेंट को हैंडल करता है। ठीक है, सो दिस इज सोर्स एंड दिस इज लिसनर। अब इवेंट डेलीगेशन मॉडल किस तरह से काम करता है? सबसे पहला काम तो बटन को या फिर किसी भी सोर्स को रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को विद द लिसनर, कि मेरे क्लिक होने पे आप कॉल होगे, सबसे पहला काम। देन अगर बटन क्लिक हुआ तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई, या हम कह सकते हैं एक इवेंट अकर हुआ। सो इवेंट अकर्स, और इस स्टेज पे जब स्टेट चेंज हुई या इवेंट अकर हुआ तो ये बटन क्या कर रहा है, ये डेलीगेट कर रहा है इवेंट प्रोसेसिंग को किसके पास, इस लिसनर के पास, कि ठीक है स्टेट चेंज हो गई, अब तुम देखो क्या करना है, क्या लॉजिक लगाना है। सो इट डेलीगेट्स द इवेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये वाला जो है जावा कोड जो कि लिसनर है, ये क्या करेगा, ये कुछ रिस्पॉन्स करेगा उस इवेंट के होने पे। तो दिस इज अ कंप्लीट सेपरेट लॉजिक, सेपरेट कोड फ्रॉम दिस बटन। सो ये सेपरेट होता है और ये पूरा कोड सेपरेट होता है। सो इसी के कारण क्या होता है कि जो सेपरेशन है उससे कोड का मैनेजमेंट ईजी हो जाता है, और आप अलग अलग प्रोग्रामर्स को एम्प्लॉय कर सकते हो जो दो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट हो। GUI डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट अलग हो सकता है, और पूरा जो उसका इवेंट हैंडल का जो प्रोग्रामर है वो अलग हो सकता है। सो दैट इज़ इवेंट डेलीगेशन मॉडल इन AWT प्रोग्राम। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इस वीडियो का, जो है गार्बेज कलेक्शन के ऊपर। गार्बेज कलेक्शन क्या होती है? सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिक्लेमिंग रन टाइम अनयूज्ड मेमोरी ऑटोमेटिकली। और जावा में जो गार्बेज कलेक्शन है वो ऑटोमेटिक होती है, तो इतना आपको पता होना चाहिए अगर कोई पूछता है। सो बेसिकली क्या है कि जितने भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो जावा है दैट बिकम्स मेमोरी एफिशिएंट एंड इट इज़ डन ऑटोमेटिकली। मतलब एक प्रोग्रामर को नहीं ध्यान देना कि कौन सा अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है जिससे मेमोरी हमारी लीक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जावा ऑटोमेटिकली अपने आप करता है।
बट जैसे सी लैंग्वेज में हम फ्री फंक्शन का यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस में हम डिलीट फंक्शन का यूज़ करते हैं, करना पड़ता है, प्रोग्रामर को लिखना पड़ता है, बट जावा में ये सब ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, सो अब कसो करने के तरीके क्या क्या हैं, कैसे करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम कर सकते हैं इसको इस तरह से। सपोज़ मैंने एक क्लास बनाई हुई है ABC, तो मैं क्या करता हूँ ABC क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नल कर सकता हूँ, मतलब बाय नलिंग आर रेफरेंस। सो ये जो है इसको हम बोलते हैं नलिंग आर रेफरेंस। ठीक है, सो नलिंग द रेफरेंस। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको किसी और ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हो। तो जैसे ABC A1 इज इक्वल्स टू न्यू ABC, और आपने एक और बना रखा है ABC A2 इज इक्वल्स टू न्यू ABC। ठीक है, और अगर मैं लिख देता हूँ A1 इज इक्वल्स टू A2, तो इसमें क्या हो रहा है, जो पहला ऑब्जेक्ट है जो कि A1 से हम रेफर कर रहे हैं, नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि A2 का रेफरेंस मैंने A1 में डाल दिया। तो जो A1 है दिस इज़ नाउ कैन बी गार्बेज कलेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं, इस वाली टेक्निक को बोलते हैं असाइनिंग रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट, सो असाइनिंग ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट बेसिकली। ठीक है, सो ये दो तो सिंपल वेज हो गए। नाउ अब जावा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर गार्बेज कलेक्शन, और आपको कई बार पूछा जाता है, डेट इज़ फाइनलाइज मेथड। तो जावा में फाइनलाइज मेथड के थ्रू भी गार्बेज कलेक्शन की जाती है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो अगर देखो अपने प्रोग्राम में मैंने एक बार ये लिखा हुआ है पब्लिक वॉइड फाइनलाइज, आपने अपने प्रोग्राम में ये मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर आपने प्रिंट करवाया हुआ है system.out.println A। आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए A प्रिंट करा रहा हूँ। नाउ अगर आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं क्लास के ABC A1 इज इक्वल्स टू न्यू ABC, और आपने बनाया है ABC A2 इक्वल्स टू न्यू ABC, तो अगर आप कर रहे हो A1 इज इक्वल्स टू नल, A2 इज इक्वल्स टू नल, तो दोनों के केस में पहले क्या कॉल होगा, दोनों के केस में बिफोर द ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड दिस विल बी कॉल्ड। सो आउटपुट क्या आएगा इस केस में, जब ये आप नल कर रहे हो इसको, तब फाइनलाइज कॉल होगा, तो आउटपुट आएगा A। सो दैट इज़ हाउ द फाइनलाइज मेथड कैन बी यूज्ड। फाइनलाइज मेथड को गार्बेज कलेक्शन के टाइम पे हम यूज़ करते हैं जावा में। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.